हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 जो कि दृष्टि आईएएस कोचिंग की है, जो बहुत ही फेमस कोचिंग है और बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है इनका। और 2-3 दिन से दोस्तों जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ हम लोग कैरी ऑन कर रहे थे वो रोक दी गई थी क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैम के द्वारा ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज़ जो थी यूपी पीसीएस के लिए वो लगातार अपडेट की जा रही थी और आप लोगों को लगातार क्लासेस मिल रही थी उस पर। सुबह 7 बजे और दोपहर में 3 बजे लगातार टेस्ट सीरीज़ लाई जा रही है। और अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अब हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ है उसको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करके चलेंगे, यानी कि पूरे 1 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चन हैं हम उसको पूरी तरीके से एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको 2 अलग अलग टाइम में अपडेट रहने की आवश्यकता भी ना पड़े और आपका जो माइंड सेट होता है टेस्ट सीरीज़ करते समय वो एक ही माइंड सेट में जो है कि हम लोग पूरे टेस्ट पेपर को कर लें। ध्येय आईएएस की तो अभी टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट वाइज बन चुकी हैं, तो वो अभी आपको 1 से 2 दिन पार्ट वाइज ही मिलेंगी। लेकिन दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आज से ही आपको अब एक तरीके से पूरी कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाया करेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 5 है और 5 में भी आज जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक उठाया जा रहा है, क्या है ये? इकोनॉमिक्स टॉपिक होगा जिसमें 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन है और इसी में साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी रखा गया है। तो हम इन दोनों चीज़ों पे बहुत डिस्कस से करेंगे और बहुत विस्तार से इन चीज़ों को समझेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग, और साथ ही साथ ये बाइलिंगुअल भी हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही बजट से है और उत्तर प्रदेश का बजट पिछली बार भी पूछा गया था, तो इस बार भी आप लोगों को बजट पढ़ के जाना है। 2023-24 का जो नया यूपी का बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, केंद्र का बजट जो आया हुआ है 23-24 और इकोनॉमिक सर्वे, क्या क्या नई नई योजनाएं हैं, इन सभी चीज़ों को आपको देख के जाना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर देखेंगे पुराने पेपरों में, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन और साथ ही साथ बजट, इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर जो है 19% अनुमानित है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दोनों ही सही दिए हुए हैं। और ये जो बजट था दोस्तों, ये 22 फरवरी 2022 को जो वित्त मंत्री हैं हमारे, कौन है वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के दोस्तों? तो ये सुरेश खन्ना जी हैं। सुरेश खन्ना जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। और वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना है, इन्होंने किसकी संस्तुति पे दिया होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो बजट है वो राज्यपाल के कहने पर, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश या यूँ कहें कि राज्यपाल से परमिशन लेके ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ध्यान दीजिएगा, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, पिछली बार 6.1 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार 6.90 लाख करोड़ का बजट है। और इसकी पूरी धनराशि को आप लोग डिजिट में भी याद कर लीजिएगा। पिछले बार प्रश्न में यही सीधे सीधे पूरी धनराशि को ही पूछ लिया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा धनराशि। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई। यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। तो सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि जो परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर नहीं था, बल्कि नए नए इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया था। एडवांस लेवल के जो बीज थे उनका प्रमोशन हो, मतलब उसका प्रयोग हो रहा था। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स जो थे, केमिकल्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, इन सभी का प्रयोग करके अल्टीमेटली गेहूँ चावल जैसी जो मुख्य खाद्यान्न फसल थी उसको जो है कि बढ़ाना था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो राज्य थे, तो उसमें आप सबसे पहले आप बताएंगे पंजाब, दूसरा आप बताएंगे हरियाणा और तीसरा आप बताएंगे वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सभी जो क्षेत्र थे पश्चिमी यूपी के, ये ज़्यादा प्रभावित हुए और इनको ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। तो ये 3 राज्य जो है कि मुख्य रूप से ज़्यादा लाभान्वित हुए। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष को औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया है? यानी कौन सी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी उसको जो है कि भारत का आर्थिक संविधान, क्योंकि उसके द्वारा भारत में बहुत अधिक परिवर्तन किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी 1955। और ये किसके द्वारा लाई गई थी? पीसी महालनोबिस, इसलिए इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था इस नीति में, ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने हैवी इंडस्ट्री पर बल दिया था, यानी भारी उद्योग। क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में, उस पर फोकस किया गया था कृषि पर, लेकिन कृषि का विकास इतना अच्छा नहीं हो पाया, उतने रिजल्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, नया नया पैदा हुआ था एक तरीके से, और ऐसे में आर्थिक निर्भरता ज़्यादा थी दूसरे देशों पे, और भारत में गरीबी, भुखमरी ये ज़्यादा समस्या थी। तो लोगों को लगा, सरकार को लगा कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा वर्क करेंगे तो शायद हमारा जो खाद्यान्न संकट है वो कम हो सकेगा। लेकिन परिणाम इसके उल्टे आए, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी, पूंजी की कमी थी, मशीन की कमी थी, तकनीक का अभाव था। इस वजह से कृषि पर विकास नहीं हो पाया और पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से देखा है तो विफल हो गई। तो इसके बाद पीसी महालनोबिस जो मॉडल आया, इनके द्वारा कहा गया कि भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्री है इस पर फोकस किया जाए, और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, जिससे भारत में आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो, संरचनात्मक विकास भी सुनिश्चित हो, तकनीकी का विकास भी हो, पूंजी का भी अभाव ना रहे, और कृषि की भी उत्पादकता बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इस पर कही गई थी। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 था बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, पीसी महालनोबिस जो मॉडल था। और आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें देखिए मैचिंग करने के लिए दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। आप लोगों ने सामान्यतः 3 क्षेत्र तो पढ़े होंगे। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है दोस्तों, वो माइनिंग से या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो है कि जब किया जाता है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या कृषि का प्रयोग कह दीजिए, मिट्टी का प्रयोग जिसमें किया जाता है। तो इसीलिए हम प्राथमिक क्षेत्र में जो है कि खनन को भी रखते हैं, तेल अन्वेषण, जो तेल की माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है। और सेकेंडरी जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ओरिएंटेड होता है, तो ये आपका विनिर्माण हो जाएगा। और जो टर्सरी सेक्टर होता है वो आपको संचार या सेवा प्रदान करता है, इसलिए टर्सरी सेक्टर में ये हो गया। लेकिन अब एक चौथा सेक्टर भी जोड़ा गया है, और चौथे सेक्टर को सामान्यतः नॉलेज से जोड़ा जाता है, यानी कि ज्ञान से। अगर आपके पास ज्ञान है तो इसको भी हमें डेवलप करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, तो ये हमारा चौथा सेक्टर होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया केंद्र सरकार के द्वारा? तो लगभग 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, हरियाणा। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में जाना जाता है, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है कि इसको शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th नंबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSME के लिए लॉन्च किया गया है, और सिविल डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित दरें कम थी। यानी ये जो होता है आपका NPA होता है, गैर निष्पादित जो संपत्तियाँ होती हैं NPA कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका पहला और दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो योजना लाई गई है, पहली चीज़ ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, UPPCS में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ये किस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लाई गई है? तो MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए लाई गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में होता है। भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी विनिमय दर जो है कि भारत में स्थिर नहीं होती है, स्थिर जो है कि नहीं होती है, क्योंकि स्थिर जो होती है वो क्या होती है, एक बार जो फिक्स कर ली गई वही रेट होती है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है एक मुद्रा की किसी दूसरे मुद्रा की तुलना होती है। तरीके अगर हम भारत को डॉलर से कन्वर्ट करें या येन से या रूबल से या पाउंड से, तो इन सब में हम देखते हैं कि कितने धनराशि देने पर हमें $1 प्राप्त हो रहा है। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो लगभग 80 रुपीज़ देने पे हमें $1 प्राप्त हो रहा है। तो भारत में जो है वो आपकी प्रबंधित, ध्यान दीजिएगा, प्रबंधित जो है कि विनिमय दर प्रणाली है, न कि आपकी इस तरीके की जो स्थिर है, स्थिर नहीं है हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग।
नोबेल पुरस्कार पिछली बार पूछा गया है और इस बार भी उसके पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ लिख रहा है किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? एनी आर्नेक्स, एल्स बिलियास्की या के बैरी शार्पलेस या स्वांते पाबो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए और कूट दे रहा है केवल 1 और 2, केवल 4, केवल 1, 2, 3 या केवल 2 और 4। तो सही जवाब हो जाएगा सी कि केवल 4। केवल 4 क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है? क्योंकि चिकित्सा में स्वांते पाबो को ही जो है कि ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सी आंसर करेक्ट होगा। अगर हम एनी आर्नेक्स का नाम देखना चाहते हैं तो इनको साहित्य का नोबेल दिया गया। किसका दिया गया? इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। और अगर शार्पलेस जी की बात की जाएगी तो इनको रसायन विज्ञान का जो है कि नोबेल दिया गया, लेकिन इसमें संयुक्त रूप से 2 लोग और शामिल हैं। और साथ ही साथ बिलियास्की जी की बात की जाएगी तो इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनके साथ भी 1 से 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है कि आर्थिक क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको बताना है। और आपको 6 सेक्शन जो 6 विभाग में दिए जाते हैं, जिसमें आपका भौतिक हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था। तो इस क्षेत्रों में जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्तमान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 550 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है। और आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296 किलोमीटर लंबा है और ये भारत मतलब यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। कितने ज़िले से? 7 जिलों से। अब आपको कमेंट बॉक्स में उन 7 जिलों के नाम बताने हैं दोस्तों। देखिए, जब तक आप लोग भी एफर्ट नहीं करेंगे ना तो आपके जो है कि तैयारी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। हम लोग तो टेस्ट पेपर आप लोग के लिए ईजिली अवेलेबल कराते हैं, चीज़ों को समझाते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं दोस्तों वो हमारे प्रीवियस नॉलेज पर होते हैं कि हमें पता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर को उठा के देखिए, आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से जाता है, या उनमें से कोई एक ज़िले का नाम बदल देगा और कहेगा इस ज़िले से जाता है या नहीं। तो आपको ज़िले भी याद होने चाहिए। तो जो प्रश्न हम लोग पूछते हैं वो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, उसके लिए सर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो अपना जो एक्टिविटी होता है ना, सेल्फ एक्शन किया जाने वाला, जो खुद एक्टिविटी में लाते हो जिन चीज़ों को, वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। एमएसपी के संदर्भ में है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था एमएसपी। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। एमएसपी 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। एमएसपी पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कूट सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 का सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है कि सही है, जबकि पहला और चौथा गलत है। अच्छा, एक बात और बतानी है आपको कि एमएसपी जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमएसपी जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो भी फसल बोई जाती है खरीफ की या रबी की, उस फसल को बोने से पहले ही घोषित कर दिया जाता है, ताकि किसान अगर बोता है तो अगर किसी वजह से मानसून सूखा हो जाता है या बाढ़ आ जाती है या उसकी फसल को नुकसान हो जाता है तो उसको सरकार के द्वारा एमएसपी के द्वारा जो तय धनराशि होती है उस धनराशि पे जो है कि किसान के द्वारा खरीद लिया जाता है। मतलब किसान से वो सामान खरीद लेती है सरकार। और दूसरा, यहाँ पे जो 22 अनिवार्य फसल हैं प्लस साथ ही साथ 3-4 जो है कि वाणिज्यिक फसल होती हैं। और अगर हम बात करें पहली बार धान के लिए नहीं बल्कि 66 और 67 यानी 66-67 में गेहूँ के लिए जो है कि सबसे पहले की गई थी खरीद, एमएसपी की निर्धारितता। और दूसरा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या अंतिम जो है कि निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा लिया जाता है? जी नहीं, ये इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन अगर किसी बात पे विवाद होता है तो अंतिम जो फैसला होता है वो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या कैबिनेट समिति होती है ये मिलकर लेते हैं। इसलिए पहला और चौथा गलत था, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम मुंबई, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कोलकाता और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तो लखनऊ। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जिसको हम लोग जो है कि IDBI बोलते हैं, तो IDBI जो बैंक होती है इसका मुख्यालय कोलकाता नहीं होता है बल्कि मुंबई में होता है। और जबकि ये जो सिडबी है, ये जो सिडबी बैंक है स्मॉल वाली, इसका मुख्यालय लखनऊ है। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश बैंक, इसका मुख्यालय आपका मुंबई है। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, IFCI। तो IFCI का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो बाकी स्टेटमेंट सही है, बस आपको याद रखना है कि जो IDBI है इसका मुख्यालय मुंबई है।
टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए, हम कितनी भी बिजी लाइफ हो, हम समय निकालें और आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट समय समय पर प्रोवाइड करें। और घटना चक्र की सीरीज़ भी बहुत ही बेहतर तरीके से चलाई जा रही है। अगर आप लोग उसे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सभी घटना चक्र चलाई जा रही हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस, सभी की जो है कि घटना चक्र चलाई गई हैं, जिससे आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में अपने प्रीलिम्स को सुनिश्चित करें कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि घटना चक्र से बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और जो आपकी तैयारी को फास्ट रिवीजन देता है। तो आप लोग उसे भी देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। वॉशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वॉशिंगटन सहमति की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे, सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थक क्षेत्रों में मोड़ना, पहला स्टेटमेंट सही है। मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए 14 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने या केंद्रीय बजट में 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया है, और यह एक फ्लैगशिप योजना है। किस विभाग के यहाँ पर यह पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो है कि योजना है। किसकी योजना है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो हमारे भारत में अगर देखा जाएगा तो हैदराबाद ने जीता है, और यह भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य बना दिए गए हैं टोटल? तो टोटल हो गए हैं 33, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया हाथी रिजर्व जो है कि अभ्यारण्य मिला है, जिसको क्या दिया गया है नाम, जो है कि तराई में, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, तो तराई हाथी रिजर्व जो है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा, और साथ ही साथ पूरे भारत का 33वां जो है कि बन जाएगा। तो यूपी में कितने हो गए हाथी रिजर्व? आप देखोगे 2 हो गए, जिसमें लेटेस्ट जो बना है वो क्या बना है? तराई हाथी रिजर्व बना है। क्या बना है? तराई हाथी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जो 22-23 का हुआ, उसके अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। कितनी आई है दोस्तों? तो 7.2% की आई है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य 189 है, यानी कि 189 इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना थी 1944 में हुई थी। इसकी जो स्थापना थी वो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था, तो उसकी वजह से इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, न कि 1945 में। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो थीम थी वो क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। एक नया यूनिवर्स तैयार हो रहा है जो कि न्यू डिजिटल यूनिवर्स के नाम से जाना जा रहा है। और इसका जो आयोजन था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आयोजन था वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, और न्यू डिजिटल यूनिवर्स इसकी थीम थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 21, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो धनराशि है वो 29,000 करोड़ नहीं, बल्कि 19,500 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित किए गए हैं। तो ये याद रखना है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा डेटा गलत बता दिया आपको, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं, ये बढ़ा के कितनी है, मतलब टोटल 25,350 करोड़। कितनी? 25,350 करोड़ धनराशि। जो मैंने आपको 19,500 वाली बताई थी ये पिछले वर्ष की थी, लेकिन इस वर्ष बजट में क्या किया गया है, 25,350 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस जून 1997 में शुरू की गई थी।
एंड सेकेंड स्टेटमेंट है आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो 1997 में था वो टीपीडीएस शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? टीपीडीएस, यानी कि टारगेटेड पीडीएस होनी चाहिए थी लक्षित समूह के लिए। और जबकि आपसे पूछा जा रहा है जो आरपीडीएस, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो आरपीडीएस थी वो 1992 में शुरू की गई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और दूसरे में कहा जा रहा है कि क्या आरपीडीएस के अंतर्गत इसको दो ही श्रेणियों में बांटा गया था। तो आप देखें कि यहाँ पर वो परिवार थे जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार एपीएल में बांटा गया था यहाँ पर। तो लेकिन ये जो विभाजन है दोस्तों, ये टीपीडीएस में किया गया था, न कि आरपीडीएस में। तो ये विभाजन भी 1997 में किया गया था टीपीडीएस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है कि गलत हैं, इसलिए 22 का डी हो जाएगा आंसर। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार ये पूछा गया है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है कि इसका आकलन किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है, क्या उत्पाद के बराबर है? सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। यानी अगर आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सकल को अगर हम लिखें, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ या यूँ कहूँ कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। तो देखिए, सकल का मतलब क्या होता है? जीडीपी मान लीजिए, और शुद्ध का क्या होता है? एनडीपी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब जी से एन पर आते हैं, यानी कि ग्रॉस से अगर आप जो है कि नेट पर आना चाहते हैं यानी कि शुद्ध, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस ही किया जाएगा। और जो वो माइनस होता है वो डेप्रीसिएशन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो डेप्रीसिएशन होता है, ये याद रखिएगा। तो यही तो कह रहा है, अगर आपको नेट पर आना है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद पे, अंतर देखिए यहाँ पे एन डी पी, यहाँ पे एनडीपी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे जीडीपी। तो डीपी तो डीपी सेम है, केवल ग्रॉस से नेट पे ही तो आ रहे हैं। तो अगर हमें नेट प्राप्त करना है तो ग्रॉस में से हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन कर देंगे। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको ग्रॉस पर से नेट पे आना है तो डेप्रीशिएशन माइनस करिए, और अगर नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रीशिएशन जोड़ दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं यानी कि जिन्हें सप्तऋषि का उल्लेख किया गया और इनमें से कौन एक इसका हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, महिला सशक्तिकरण। देखिए, इसको जो है कि 7 प्राथमिकताओं में नहीं रखा गया है। तो इनकी जो 7 प्राथमिकताएं उन्हें आप देख लीजिए। एक तो हो जाएगा आपका वित्तीय क्षेत्र, दूसरा है समावेशी विकास, और तीसरा आपका हो जाएगा हरित विकास। और बाकी जो 4 विशेषताएं वो भी ध्यान दीजिएगा कि एक हो जाएगी आपकी अंतिम बिंदु तक पहुंचना, फिर है बुनियादी ढांचा और निवेश, फिर अगला है क्षमता को उभारना, और फिर चौथा है युवा शक्ति, और बाकी 3 ये हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 26। कौन सा संगठन स्टेड फास्ट यानी स्टेड फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? तो ये कौन आयोजित करता है? नाटो आयोजित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, जहाँ पे करंट अफेयर्स का सीधे वन लाइनर प्रश्न होगा तो उस पर ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग केवल कॉमन चीज़ जानेंगे, और जहाँ पे डिटेलिंग करनी होगी वहाँ हम लोग डिटेलिंग से समझेंगे। और अगला प्रश्न है 27। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी होगी, और वहीं चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुश्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति यूनिट के अधीन होगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। ओके, न पहला सही है दोस्तों और न ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया, यानी कि जीएसटी का जो संग्रह हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा वो कितना कर दिया गया है? 1.49 लाख करोड़, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो है कि जीएसटी का संग्रह किया गया है। अब आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ मैं, वो आपको बताना है कि जीएसटी को भारत में कब जोड़ा गया और कौन से संवैधानिक संशोधन का प्रयोग करके जोड़ा गया। मैंने जब पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कराई थी या घटना चक्र पॉलिटी की पढ़ाई है तो उसमें इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया। तो आप लोगों ने अगर वो ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, और अगर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि जो जीएसटी है उसको भारत में कब जोड़ा गया और साथ ही साथ कौन सा संवैधानिक संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, निम्नलिखित में से किस एक संगठन का एक हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 हिस्से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 हिस्सों से मिलकर जो है कि वर्ल्ड बैंक बनता है। जैसे एक तो हो गया आईएफसी, और एक होता है आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन
एसोसिएशन, एक होता है मीगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और एक होता है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और एक होता है आईबीआरडी जिसको हम वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। क्या होता है मुख्य रूप से वो आईबीआरडी। तो ये मुख्य रूप से इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात इसी को हम मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक की संज्ञा भी देते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक में 5 चीज़ें जो है कि शामिल होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का UNSDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि ये जो सम्मान था वो किसे दिया गया, तो सृष्टि बख्शी को दिया गया, सृष्टि बख्शी को दिया गया। और यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय राज्यों के माध्यम से 12 जो भारतीय राज्य थे 3800 किलोमीटर तक की इन्होंने एक पैदल यात्रा की, और ये महिला अधिकार की कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम प्रोजेक्ट है इसके लिए बजट राशि आवंटित की है, और ये कितनी की है, 1306 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती है। इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति दी जाती है, यानी कि बिना सीमा के अनुमति दी जाती है इस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पे ये दोनों की व्याख्या भी हो रही है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्रीन बॉक्स में किस पे सब्सिडी दी जाती है, तो कृषि पर सब्सिडी दी जाती है। और अगर हम बात करें और वहीं देखेंगे कि अगर हम ब्लू बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सब्सिडी दी जाती है जो शर्तों के साथ दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देख लेते हैं। 33 आपका प्रश्न है, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पे एनपीए को कम करने या बैंकों की जो दिवालियापन की स्थिति होती है उसके जोखिम को कम करने से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया था। तो ये सही जवाब हो जाएगा डी, भूटान, क्योंकि भूटान का मानना है कि अगर व्यक्ति की खुशहाली आप मेज़र कर लेते हैं, यानी व्यक्ति ज़्यादा खुश है, तो समझिए वो राष्ट्र भी ज़्यादा संपन्न है। और ये बात बहुत अच्छी है, अगर भारत में भी खुशहाली का माहौल है तो जाहिर सी बात है भारत बहुत संपन्न होगा। तो मानसिक खुशी, शारीरिक खुशी, या जो है कि आपकी आध्यात्मिक खुशी, किसी भी प्रकार की खुशी हो, लेकिन अगर किसी राष्ट्र के सभी नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं तो वो राष्ट्र भी संपन्न राष्ट्र होगा। अगला प्रश्न 35, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है उसको कब तक समाप्त किया जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2047 तक। कब तक किया जाएगा दोस्तों, 2047 तक। और आपको मैं बता दूं जो सिकल सेल रोग है ये वंशानुगत आरबीसी विकारों का एक समूह, यानी कि ये कैसा एक रोग है, ये भी एक जेनेटिक रोग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि जो राज्य है वो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। किस स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, या पंचायत स्तर पे। तो सही जवाब हो जाएगा विकासखंड स्तर पे। विकासखंड स्तर पे किसी भी एक गांव को जो है कि चुना जाएगा और उसको जो है कि एक बागवानी के मॉडल के रूप में डेवलप किया जाएगा, और इस तरीके से हर जिले में जितने भी विकासखंड होंगे सभी में एक एक गाँव को बागवानी स्तर पर डेवलप किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो है कि पर्यावरण के लिए भी एक अनुकूल माहौल तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संबंध में कथन है, उस पर हमें विचार करना कौन से सही है कौन से गलत। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल एफडीआई 2.6% बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 22 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 200 बिलियन डॉलर की बात नहीं है दोस्तों। इतना अधिक अगर हो जाता तो हमारे भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन हो चुकी होती है अब तक, लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो केवल 84.8 बिलियन, कितनी, 84.8 बिलियन डॉलर का ही बस निवेश आया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है जबकि पहला सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक जिसको हम लोग कहते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 68 सदस्य हैं। अगर हम बात करेंगे कि एडीसी की, अगर हम बात करें कि इसको स्थापित कब किया गया, तो एडीबी को 1966 में एशियाई विकास बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया है। अगर आपसे एक प्रश्न मैं और बता दूं यहीं पे कि भारत भी इसका सदस्य है, एडीबी का सदस्य भारत भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। तो भावनगर गुजरात में रखी गई है और ये मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे सूची दी हुई है, कुछ मिशन है और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नए बजट में कितनी धनराशि आवंटित की है ये हमें बताना है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। वहीं आयुष्मान भारत योजना जो 2018 में झारखंड में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। वहीं सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो 41 का बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील की है, समाप्त नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि क्या सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग को ढील कर दी है, यानी कि छूट प्रदान की है। तो ऐसा नहीं है, सभी उद्योगों में नहीं है। जैसे शराब हो गया या बारूद हो गया या परमाणु से संबंधित या जितने भी जोखिम है कुछ 5-6 सेक्टर को, उनको छोड़ के बाकी सभी में जो है कि लगभग ढील दे दी गई है। तो सभी उद्योग नहीं, बस 2-4 उद्योगों को अपवाद के रूप में अलग रख लिया गया है, बाकी उद्योगों में आपको ढील दे दी गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला सही है, क्योंकि पहली जो औद्योगिक नीति थी वो 1948 में ही शुरू की गई थी। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं संग्रह यानी कि सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? और यही प्रश्न मैंने आपसे ऊपर पूछा भी था। तो चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे इसका उत्तर तो बता देता हूँ कि 1 जुलाई 2017, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न रहेगा कि कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया, ये जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सही है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष ये भी सही है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति आय। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कूट का आंसर, तो यहाँ पे आप कूट देखेंगे तो बी आंसर सही हो जाएगा कि 1 2 3। कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रति व्यक्ति आय की जगह होता है सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी, तो इस पे हमारा बल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत श्री संबंधित है, किस योजना से संबंधित है? तो ये संग्रहालय से संबंधित है। भारत श्री जो है ये संग्रहालय से संबंधित है, यानी भारत साझा अभिलेख। अब आप लोग एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि भारत में जीएसटी या जितने भी प्रकार के टैक्स है उनसे संबंधित जो संग्रहालय बनाया जा रहा है भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर जरूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब से कब तक? तो 24 से 30 अक्टूबर तक के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, 19,000 करोड़ जो है कि है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष जो था 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था इसमें राजकोषीय घाटा कितना था? तो 6.7% इसका घाटा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एनडीबी की बात कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कोई और बैंक नहीं है बल्कि हमारे ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई जो बैंक थी उसी की ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया। आइए समझते हैं। इसका मुख्यालय संघाई में है और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही सही है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। और ये जो विकास था ये आपकी जो की गई थी 21 जुलाई 2015 से इसका ऑपरेशन यानी कि इसकी जो है कि परिचालन जो किया गया था वो शुरू कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचार में रहे लुहांसक और दोनेत्स्क क्षेत्र यूक्रेन के किस भाग के हिस्से हैं? तो देखिए ये तो सभी को पता है कि लुहांसक और दोनेत्स्क यूक्रेन के हिस्से हैं, लेकिन यूक्रेन के किस हिस्से में है ये? तो पूर्वी हिस्से में। तो पूर्वी यूक्रेन का जो एरिया देखेंगे वहाँ पे लुहांसक और दोनेत्स्क देखने को मिले। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 2015, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अमृत यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। तो ये अमृत कह दीजिए चाहे अमृत कह दीजिए, बात एक ही है। अमरूद मत समझना दोस्तों, अमृत है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? इसे 2012 में लॉन्च किया गया था,
यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है क्या एंजल टैक्स? तो सही जवाब हो जाएंगे बी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। और एंजल किसे कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर जो नए नए स्टार्टअप होते हैं दोस्तों, और उन्हें होती है पैसों की ज़रूरत, तो उनके लिए चाहिए होता है, लोग सोचते हैं जो स्टार्टअप क्रिएट करते हैं कि यार हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई भगवान हमारे सामने आ जाए कि जो हमें इतना सारा पैसा दे दे ताकि हम अपने स्टार्टअप को सुचारू रूप से सही ढंग से चला सकें। ऐसे में जो लोग इनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं कि पता नहीं मार्केट में चल पाएगा कि नहीं, उनका आइडिया कैसा है कैसा नहीं, तो उनके लिए देव बन के आते हैं, देवदूत यानी एंजल बन के आते हैं कि ठीक है भाई, तू आगे बिजनेस बढ़ा, मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूँ, रिस्क लूँगा तेरे स्टार्टअप में कि अगर चल गया स्टार्टअप तो अच्छी बात है, कुछ शेयरिंग मेरी भी हो जाएगी, और जो नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को एंजल कहा जाता है, और इनके द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जाता है उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे। और ये कह रहा है असूचीबद्ध कंपनी क्यों? क्योंकि हर गली मोहल्ले में स्टार्टअप खुल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी की सभी लिस्टेड हो गई हैं। जब एक स्टार्टअप का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा बड़े स्तर पे, तभी जाके वो लिस्टेड होती है। तो इससे पहले अधिसूचित कंपनी कैसी होती है? असूचीबद्ध होती है, यानी कि वो कहीं भी लिस्टेड नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, मेरी जो नॉलेज है इस सेंस में वो भी आपको काम आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए इंग्लिश में? IIP, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हम कहते हैं, तो इसको जो है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है उद्योगों को उनके महत्व के आधार पे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 2 3, यानी कि सबसे पहले विद्युत, फिर उसके बाद कच्चा तेल, फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस, फिर उसके बाद उर्वरक। अगर आप बात करेंगे IIP की, तो इसमें टोटल 8 उद्योग ऐसे शामिल होते हैं जिनको हम कोर उद्योग कहते हैं, जिनके बिना जो है कि किसी भी देश का विकास आगे नहीं हो सकता। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें 8 उद्योग शामिल किए जाते हैं, और इसका जो आधार वर्ष होता है वो होता है 2011-12, इसके कंपैरिजन में इसकी तुलना की जाती है। और कोर उद्योग जो है कि कोरोना के दौरान जो है कि काफ़ी घाटे में चले गए थे, काफ़ी नीचे चले गए थे। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? दिहाड़ी मजदूरों से, स्कूली छात्रों से, सिविल सेवकों से, या सेना से? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सिविल सेवकों से। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा जो है कि कर्मयोगी मिशन जो है कि चलाया गया, यानी कि मिशन कर्मयोगी का संबंध इनसे है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी जिसको हम कहते हैं यूनेप। यूनेप के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जो यूनेप होता है दोस्तों, ये जो यूनेप है, इसकी जो अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना आप बताइएगा 1972 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है कि कहाँ पे है? नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में। और नैरोबी जो है कि कहाँ है, किस देश की राजधानी? केन्या की राजधानी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो चुका है, और 57 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यक्तिगत आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, या केंद्रीय उत्पाद शुल्क। कितना कर कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में आपको एक सीक्वेंस बनानी है। देखिए, जो सबसे अधिक जो कर प्राप्त हो रहा है, अभी हमने बताया कि 1.5 लाख करोड़ का जो है कि लगभग टैक्स कलेक्शन हुआ GST का, तो सबसे अधिक कर तो प्राप्त होता है वस्तु एवं सेवा कर से, फिर उसके बाद व्यक्तिगत आय कर जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स लगता है, फिर उसके बाद आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और लास्ट में होता है सीमा शुल्क। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं 59, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस पर विचार करना है। इसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करता है, तो यह बात गलत है। यह प्रत्यक्ष कर का नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि GST की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, न कि डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जो भी टैक्स होता है इंक्लूड, उसे हमें पे करना होता है। तो हम जब वस्तु का जो प्राइस देते हैं उसी में सारा टैक्स वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसलिए 59 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे UNHRC यानी UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एंजेला मर्कल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। इनको जो है कि शरणार्थियों को स्वागत करने योग्य के लिए UN के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है,
उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की है। और ये जो है कि धनराशि है वो कहाँ से दी जा रही है ये आपको बताना है। तो ये राज्य सड़क निधि से दी जा रही है, राज्य सड़क निधि से दी जा रही है। अगला प्रश्न है 62, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं इस पे। वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। अतुल चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने एनआईपी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। अवसंरचना परियोजनाओं पर एनआईपी के लिए प्रारंभिक स्वीकृत राशि जो है कि 100 करोड़ थी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, यानी 1 और 2 तो सही है, यानी इसमें अतुल चक्रवर्ती की अध्यक्षता भी थी और इसकी 19-20 में जो है कि घोषणा की गई थी बजट में। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आपका तीसरा और चौथा क्यों गलत है। यहाँ पे जो धनराशि है वो 100 करोड़ नहीं दोस्तों, बल्कि 200 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ है। और यहाँ पे जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ नहीं बल्कि 102 करोड़ रुपए थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे यूपी स्पेशल या करंट अफेयर्स स्पेशल कह लीजिए आप। पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। बुक्सा उत्तराखंड में, खरवार छत्तीसगढ़, मरिया राजस्थान और गरासिया मध्य प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा बी, कि जो खरवार जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में जो है कि मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न को थोड़ा सा गलत टाइप किया गया है। कभी कभी हो जाता है कि प्रश्न गलत टाइप हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा होगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये छूट गया है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो खरवार जनजाति है छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यूपी में पाई जाती है और यही जो है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बुक्सा आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, मारिया राजस्थान में है, गरासिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में पाई जाती है, जबकि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं होगा, तो ये प्रश्न होना चाहिए था। अगला प्रश्न है आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी। यानी कि आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपके रूस से हुई थी। अगला प्रश्न है पीएम प्रणाम यह संबंधित है किससे। तो 65 का बी हो जाएगा कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है यह स्टेटमेंट। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो आइए हम इसको कूट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है नीचे, केवल 1 और 4, केवल 2 3 4, केवल 2 और 3 या केवल 1 2 4। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4, यानी कि लखनऊ और प्रयागराज, यहाँ पे ही केवल बायो सीएनजी जो विनिर्माण संयंत्र है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक जो जिला है वो भी आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे गाजियाबाद को भी जो है कि नॉमिनेट किया गया है, यानी कि गाजियाबाद, प्रयागराज और लखनऊ, यहाँ पर जो है कि बायो सीएनजी जो है कि संयंत्र लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिलों में। और ये जो है कि किस पे लगाए जाएंगे, तो इंदौर शहर की तर्ज पे, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वच्छता जब पुरस्कार दिया जाता है या रैंकिंग जारी की जाती है तो उसमें इंदौर लगातार 6 साल से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहा है और इसको 7 स्टार रेटिंग का शहर भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है, कितना रहा है। तो सी हो जाएगा 7.3। अगला प्रश्न है घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित किया जाता है, तो किसको संदर्भित करता है मुख्य रूप से। तो ये घाटे के वित्त पोषण हेतु जो धन जुटाना होता है, तो ये इकोनॉमिक्स टर्म्स है दोस्तों कि जो घाटे का वित्त पोषण यानी कि घाटा जो हुआ है जितने रुपए का उसको कहाँ से मैनेज किया जाएगा, तो उसको जो है कि धन जुटाने की प्रक्रिया को ही घाटे का वित्त पोषण कहा जाता है। किस दिन सुगम्य भारत अभियान को शुरू किया गया था। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था और ये मुख्य रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 3 दिसंबर 2015। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है उत्तर प्रदेश बजट जो है 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है बोट यानी कि क्या हो जाएगा
बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, निर्माण, परिचालन, हस्तांतरण जो संदर्भ है ये किसके संबंध में आता है? तो ये मैं बता दूं, एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, नेशनल फ्लाईओवर या हाईवे बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जो है कि क्या करती है, बिल्ड करती है, कुछ दिन ऑपरेट करती है, कुछ पैसा कमाती है, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर देती है गवर्नमेंट को। क्योंकि जो सार्वजनिक जो अधिसंरचना है या सार्वजनिक जो अवसंरचना है उसमें प्राइवेट कंपनी का कभी भी पूर्ण रूप में एकाधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है। सरकार के पास इतना समय नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि तुम बनाओ यानी बिल्ड करो, फिर ऑपरेट करो और फिर हमें कुछ समय बाद कुछ पैसा कमाने के बाद हमें ट्रांसफ़र कर दो। तो ये चीज़ होती है इससे संबंधित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है? समानुपाती न्याय से संबंधित सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है। क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। अगले प्रश्न को देखते हैं, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? ये जो भारत जब आज़ाद हो रहा था तो 1944 में, दोस्तों कब किया गया था ये? 1944 में 8 जो है कि व्यापारिक जो समूह था, भारत का जो 8 व्यापारिक घराने थे उनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो भारत में जो 8 प्रमुख भारतीय उद्योग के घराने थे उनके द्वारा जो प्लान दिया गया कि कैसे भारत में आगे विकास किया जाएगा आर्थिक स्तर पे, तो हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन ये बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोबर धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 500 जो है कि ऐसे स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो 76 का अगर हम देखें, उल्फ क्रिस्टर्सन, यानी ये आपको याद रखना है 76 का ए, उल्फ क्रिस्टर्सन। और अगर हम बात करें जॉर्जिया मेलानी की, तो ये आपके इटली के हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ऋषि सुनक की बात करेंगे तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। और कैटरीन जैकब्सडॉटिर ये आपके आइसलैंड के हैं। किसके हैं? आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट के माध्यम से हम लोग इसको सही जवाब घोषित करेंगे। नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा का पुरस्कार मिला, गंगा शहर का। मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। और कर्नाटक के शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा आप कि इसका देखिए पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बिजनौर को जो है कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित तो किया गया है, लेकिन ये 1 लाख से अधिक नहीं बल्कि 1 लाख से कम आबादी पर जो है कि घोषित किया गया है। अगर 1 लाख से अधिक आबादी की आप बात करोगे तो यूपी का केवल वाराणसी आया है। कौन आया है? यूपी का वाराणसी। और अगर ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो हरिद्वार को जो है कि पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है, दूसरी वाराणसी को प्राप्त हुई है और तीसरी आपके फिर वापस उत्तराखंड चली जाती है, ऋषिकेश को प्राप्त हुई है। ये तीनों ही गंगा शहर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो यूपी का 1 लाख से अधिक में वाराणसी आता है, न कि बिजनौर। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। अगले प्रश्न को देखते हैं 78। एनबीएफसी के बारे में दिया हुआ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी का महत्व जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसी के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है। जून 2021 से सितंबर 2022 तक एनबीएफसी का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात लगातार बढ़ रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो 78 का केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये लगातार नहीं बढ़ रहा है। अभी काफ़ी हद तक जो है कि महामारी के दौरान जब दूसरी लहर आई थी तो थोड़ा बहुत जो है कि वृद्धि हुई थी, लेकिन उतना अच्छे से वृद्धि नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न, मिशन मोड हस्तक्षेप। मिशन मोड हस्तक्षेप किससे निपटने के लिए है? तो संक्रामक बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारियां, बाल स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे कि चारों ही स्टेटमेंट सही, मतलब तीनों ही। तो डी हो जाएगा कि इन सभी बीमारियों से निपटने के लिए मिशन मोड हस्तक्षेप शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80। जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डिविडेंड जो होता है, पॉपुलेशन डिविडेंड, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में तो आर्थिक जो है कि विकास है उसे संदर्भित करता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है, भारत 2010 के आसपास ही जनसांख्यिकी लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन के लिए दिया जाएगा? तो केवल 6 दिनों के लिए जो है कि दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है,
निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी? बाघुल समिति, एससी गर्ग, दिनेश शर्मा या चक्रवर्ती समिति? तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी आंसर 1 और 4, यानी बाघल समिति और चक्रवर्ती समिति के द्वारा ही भारतीय मुद्रा बाजार के जो है कि नींव रखी गई थी मुख्य रूप से। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ यूपी स्पेशल दिया हुआ है, केंद्र और उद्योग, यानी कि मिलान करना है। तो अगर आप देखोगे मथुरा, कन्नौज, आगरा और खुर्जा, आपने इत्र शहर तो सुना ही होगा। तो दोस्तों कन्नौज को तो हम क्या कहते हैं, इत्र शहर कर देते हैं। और साथ ही साथ चमड़ा उद्योग सामान्यतः यूपी में कानपुर में होता है और दूसरे नंबर पर आगरा आता है। तो कानपुर तो नहीं दिया है, तो हम आगरा को चमड़ा उद्योग से मिला देंगे। और अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा तो प्राचीन काल से ही जो है कि मूर्तियों के लिए फेमस है और यहाँ पे पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और खुर्जा में जो है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और इस आधार पे आप देखेंगे तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, साथ ही साथ सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी लैड, पिछली बार इससे यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी इसकी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। दोस्तों कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी कि सांसद जो होते हैं, उनको 1 वर्ष के लिए कितना मिलता है, 5 करोड़ रुपये मिलता है अपनी धनराशि, यानी कि 1 वर्ष के लिए 5 करोड़ मिलता है। तो 5 वर्ष अगर ये लोग रहते हैं तो 25 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाते हैं कि जो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सांसद लोग तो विकास तो कराते ही नहीं है, तो क्या 25 करोड़ इनके जेब में चला जाता है? जी नहीं, ये जो पैसा होता है ये चला जाता है आपके प्रधानमंत्री फंड में। किस में चला जाता है, पीएम फंड में चला जाता है, यानी कि किसी सांसद के घर में नहीं जाएगा ना उसके खाते में, बल्कि सरकारी पैसा होता है और ये सरकारी पैसा सरकारी खाते में ही जाता है। जब तक ये पैसा निकलेगा नहीं दोस्तों बैंक से, तब तक जो है कि इसमें लूप हॉल्स नहीं होते, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी सांसद के द्वारा विकास कराया जा रहा है, 5 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई 1 साल के लिए, तो हो सकता है वो 5 करोड़ का काम ना करा के 7-8 करोड़ का करा दे, या 2-3 करोड़ का कराए और 2-3 करोड़ खा जाए। तो ऐसे केसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर उसने रुपए यूज ही नहीं किए, कुछ पैसे बच गए, तो वो पीएम फंड में चले जाते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है। मिष्टी एक शब्द यूज किया गया, ये मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, जो मिष्टी शुरू की गई इसके लिए। और अगला प्रश्न है, आइए इसमें स्टेटमेंट हम लोग दोनों जगह देख लेते हैं इस तरीके से। अग्नि प्राइम के संदर्भ में बात करनी है, यहाँ पे कौन सा कथन सही? अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि कौन है ये, इसरो द्वारा परीक्षण किया गया और यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है। तो आप देखेंगे कि इसका जो परीक्षण किया गया था वो इसरो के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। उड़ीसा के समीप जो है कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से जो है कि इसको छोड़ा गया था बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के तट पर। और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत बन गया है। ध्यान देना कि सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत हो गया है। चीन को बिल्कुल मत मानिएगा, चीनी जो है कि चीन नहीं खाती है, बल्कि भारत वाले खाते हैं। और अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं या शुरू हो चुकी थी? तो ए हो जाएगा 5000 से अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? जो यूबीआई होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं जिसमें आपका समुदाय यानी कि कम्युनिटी इसका घटक नहीं होता है। और सामान्यतः इसके जो 4 घटक होते हैं, तो एक होता सार्वभौमिकता, एक होता आवधिक, और एक होता बिना शर्त, और एक होता है इसका वैयक्तिक यानी कि पर्सनल, वैयक्तिक जो है कि इसका एक घटक होता है। तो टोटल 4 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? चुनाव आयोग का जो इसका प्रचार प्रसार करेगा ये सारी चीज़ें, तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया। 90 का ए, ब्रांड एम्बेसडर जिसे हम कहते हैं, नेशनल आइकन, तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की है और इसको लागू करने के लिए कितनी राशि को प्रस्तावित किया गया है? तो 317 करोड़ की धनराशि। अगला प्रश्न है, संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करती है। कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 92 का डी हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है?
वैसे तो देखा जाए ट्रेजरी बिल 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल जारी करती है। एक तो 191 मतलब 191 दिन का होता है, दूसरा होता है 182 दिन का, और तीसरा होता है 364 दिन का। तो इसमें 14 दिन की कोई ट्रेजरी बिल नहीं है, इसलिए पहला भी गलत है। और दूसरा, कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 93। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के जो उद्देश्य हैं वो क्या उद्देश्य है? ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन, या सामाजिक समता स्थापित करना। तो आप इसका सही जवाब देखेंगे कि 2, 3, 4। देखिए, ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम नहीं होता है इसके अंतर्गत, बल्कि जो लोग गाँव से शहर की ओर जाते हैं, पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो वो बल्कि अपने गाँव में ही रोजगार प्राप्त कर लें। वहीं टिकाऊ परिसंपत्ति, कुछ ऐसी परिसंपत्तियाँ यानी कि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कराए जाते हैं जो टिकाऊ होते हैं, जैसे तालाब खुदवा देना, नहरों का निर्माण करवा देना, सड़कें बनवा देना। तो ये सब एक बार बना दिया गया तो 5-10 साल चलती हैं, यानी कि टिक जाती हैं। और सामाजिक समता मतलब कि गांव में गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको कम करना, सामाजिक समरसता को भी पैदा करना। तो 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हम देखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीपीपी यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। टीपीपी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसको जो शुरू किया गया था वो जुलाई 1975 में शुरू किया गया था, न कि 1983 में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय भी, और उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। कितना घाटा कर सकते हैं वो? अधिक से अधिक 3.5% तक, उससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेहान करुणा तिलक। कौन इसके जो है कि मतलब इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक कौन है? तो सेहान करुणा तिलक हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रश्न क्यों चर्चा में, मतलब ये बुक क्यों चर्चा में? तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस बार 2022 का इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार दिया गया 2022 का। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया थी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों को शक्ति ग्रहण की गई है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा 98 का डी। 2, 3, 4 बस पहले वाले को छोड़ दीजिए, तो बाकी तीनों की जो है कि क्या किया गया है, नियामकों की शक्ति ग्रहण कर लिया कि इनको रेगुलेट करेगी अब ये संस्था। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और वहीं सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया था। तो आप देखेंगे कि 99 का सी तो सही है लेकिन पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। किसे भारत का पहला 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो मोढेरा गांव घोषित किया गया, और ये कहाँ पे है? गुजरात का मोढेरा गांव है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की है। क्वेश्चन नंबर 102 है, यहाँ पे कुछ नियामक है और वहाँ पे विनियमन है कि कौन किसका जो है कि करता, तो ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो RBI होता है, सबसे पहले हम पकड़ेंगे RBI को, और RBI क्या करता है? सामान्यतः क्रेडिट कार्ड, बचत, प्रेषण, इन सबसे संबंधित जो है कि वो काम करता है। तो ये अच्छा, यहाँ पे देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये देखना है। तो इसका तो जो पहला गलत हो गया, क्योंकि ये तो जो है कि ऋण, क्रेडिट, उत्पाद, बचत, प्रेषण, इस पे फोकस करता है। और वहीं जो है कि आप इरडा देखोगे तो इरडा तो बीमा से संबंधित संस्था है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वहीं सेबी की बात करेंगे तो सेबी शेयर मार्केट वगैरह या कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स जो फंड होते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में हम शेयर मार्केट को निकालेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसको देखती है, न कि क्रेडिट उत्पाद को। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे तीसरा भी गलत है। जबकि PFRDA ये पेंशन से संबंधित है, ये भी सही है। तो 1 और 3 गलत है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानदंड क्या होता है? कोई देश कब समृद्ध माना जाता है? जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो हम मान लेंगे कि वो देश भी संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरड डोमल मॉडल पर आधारित थी? तो हैरड डोमर मॉडल जो था वो पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जबकि दूसरी किस पे होगी? तो मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था, पीसी महालनोबिस पर आधारित होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरड डोमर मॉडल पर थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से शुरू हुई थी, जिसमें हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था, वो पीसी महालनोबिस की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, अमृत धरोहर योजना निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है और यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, न तो पहला सही है न ही दूसरा, क्योंकि ये जो अमृत धरोहर योजना है इसको जो शुरू किया गया वो ध्यान दीजिएगा, वो रामसर साइट जो होती है ना, जो रामसर साइट यानी आर्द्र भूमियाँ हैं, वर्तमान में इंडिया में कितनी रामसर साइट है? 75, और 75 वाली जो है वो जम्मू कश्मीर में। अब इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 75वीं जो रामसर साइट है जम्मू कश्मीर की, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रामसर साइट की जो उनकी रक्षा के लिए बनाई गई है, तो यानी ऐतिहासिक स्मारक तो नहीं होते हैं, ये तो रामसर साइट है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो ये पर्यटन मंत्रालय की योजना है ही नहीं दोस्तों, इसीलिए दूसरा भी यहाँ पे गलत है और पहला भी गलत है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि रामसर साइट जो है कि सबसे अधिक 14 जो है कि तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में, जबकि दूसरे नंबर पे आता है हमारा यूपी, जिसमें 10 रामसर साइट को घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भाग लिया था? साउथ अफ्रीका, यूके, रूस, फ्रांस, भारत, यूएसए, चीन और बांग्लादेश। तो सही जवाब हो जाएगा सी, भारत और यूएसए के बीच टाइगर ट्रायम्फ जो है कि जो अभ्यास है इसको किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ है? एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पे, तो बी हो जाएगा लेबनान और इजराइल, इन दोनों के मध्य जो है कि ये बातें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ध्यान देना, स्टार्स प्रोजेक्ट की बात हो रही है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों। तो स्टार्स प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बनेंगे वो आपके बनेंगे हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश इससे बाहर है, तो 108 का बी हो जाएगा 1, 2, 4, तो इसमें जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया? भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देना बैंक और विजया बैंक इनका जो मर्ज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है, न कि एसबीआई में। तो एसबीआई में भारतीय महिला बैंक भी शामिल है, त्रावणकोर बैंक भी, और बैंक ऑफ मैसूर भी शामिल है, लेकिन देना बैंक और विजया बैंक ये दोनों ही बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल की गई हैं। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 से संबंधित कौन से कथन सही है? नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नाइजीरिया जो है कि एक ऐसा देश जिसमें बहुत अधिक गरीब रहते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। और आपको इसका आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो आप चौंकेंगे कि नाइजीरिया नहीं दोस्तों, भारत को जो है कि सबसे गरीब देश माना गया है। कहा गया है कि इसमें लगभग 22.8 करोड़ लोग जो है कि गरीब हैं, और ये दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग इसमें शामिल हैं। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में तो दोस्तों 9.6 करोड़ लोग ही केवल गरीब हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, मतलब 111। उत्तर प्रदेश बजट 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार इस चीज़ को पूछा गया है। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, एक ऑप्शन सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद एफएसडीसी के जो अध्यक्ष होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट जो काउंसिल है, उसका जो है कि अध्यक्ष कौन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी जो है कि, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। और आपको बताना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री एक किस संस्था का अध्यक्ष होता है, और भी आपको एक चीज़ बतानी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? सीएसओ की स्थापना 1951 में। वर्तमान में इसका आधार वर्ष कितना है? तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि ये स्वयं अध्यक्ष होते हैं और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। पहला जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष था, जो फर्स्ट नंबर पे थे, वो तो थे आपके अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी। और इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे राजीव कुमार जी थे। कौन थे? राजीव कुमार जी। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे, अर्थात कि करंट में कौन है वर्तमान में, तो सुमन बेरी जी। कौन है इसके? सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अब आप लोग एक प्रश्न बताइएगा कि वर्तमान में सीईओ कौन है इसके, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, सीईओ, ये आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए और आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115, व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो कर छूट की सीमा है इसको 7 लाख रुपये से इसको 5 लाख रुपए से, दोस्तों इसको 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कि कितना कर दिया गया है? 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसको 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया, न कि 8 लाख। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका, देखिए व्याख्या में जो प्रश्न बन सकते हैं ना वो हम लोग बताते हैं, ताकि हो सकता है कि आपसे प्रश्न में क्या कर दे, कह देगा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता रहेगा कि हाँ हमने व्याख्या की थी, इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, फैक्ट बताए थे और आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोग ढंग से नहीं सुनेंगे, बहुत चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएंगे, लगता है आपको कि बस ये चीज़ मुझे पता है, तो वो चीज़ें गलत होती हैं दोस्तों। पता है फिर भी सुनिए, ताकि आपको बार बार रिकॉल हो, बार बार रिवीजन हो। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो सही प्रश्न है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता गया है। और अगर आप लोगों के भी दोस्तों कोई सुझाव हो कि हम टेस्ट सीरीज के बारे में कोई अपना सुझाव देना चाह रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल दीजिए, आपके सुझाव स्वागत योग्य हैं, ताकि हम लोग और इम्प्रूवमेंट करें और भी चीज़ें अच्छी करें, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट मिले। क्वेश्चन नंबर 117 है, विश्व का पहला सिंगल चार्जर यानी एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा बनाया गया? सिंगल चार्जर, और ये बनाने वाले हमारे यूरोपीय संघ है। कौन है? यूरोपीय संघ। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। भारत भी इस तर्ज पे चल रहा है दोस्तों। सिंगल चार्जर का मतलब मैं अगर आपको बता दूं, तो सिंगल चार्जर का मतलब क्या होता है? आपके कोई भी मोबाइल हो, चाहे सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, एप्पल, या टैबलेट्स हो या लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, तो उनके चार्जर एक ही होने चाहिए, मतलब एक जैसे ही, ताकि आपके पास अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको चार्जर है आपके पास, तो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है कि सी पोर्ट चार्जर की बहुत बात चल रही है कि हर मोबाइल में सी पोर्ट चार्जर आ रहा है, इवन कि एप्पल में भी सी पोर्ट चार्जर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भारत में ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में बनाया गया है कि हम भी अब इस पर काम करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है, कचरा है, जैसे आपका कोई मोबाइल है जो ई पोर्ट मतलब सी पोर्ट चार्जर नहीं है लेकिन छोटा वाला चार्जर है, तो मोबाइल ख़राब तो चार्जर बेकार हो गया, जबकि चार्जर तो काम कर रहा था। तो अगर आपका मोबाइल ख़राब हो रहा है, दूसरा मोबाइल खरीद दीजिए, लेकिन दोनों में सी पोर्ट है, तो आपके एक ही चार्जर से काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में उच्च सीपीआई संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वसा, ईंधन और प्रकाश, परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की। रूस यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में कमी आई। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। तो 118 का सी जो है कि सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा स्टेटमेंट भले आप मत याद रखिएगा, लेकिन चौथा स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि आरबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% की मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है, यानी महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 119 है कि श्रिंकफॉल यानी कि श्रिंकफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, श्रिंकफ्लेशन, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह प्रच्छन्न मुद्रास्फीति का एक रूप होता है। इसे व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुश्त पैकेज डाउन साइडिंग के रूप में देखा जाता है। और जो श्रिंकफ्लेक्शन होता है, फ्लेशन, प्राथमिक कारण कम उत्पादन लागत होती है, और श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा के अभाव में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 120 है,
लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश को यानी इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेट के रूप में रखा गया श्रेणी में, और यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के माहौल को बनाने के लिए आयोजित की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। यूपी को हमारे अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में रखा गया है फर्स्ट स्थान पे, और दूसरा ये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा क्रिएट करते हैं ताकि सकारात्मक सहयोग हो सके, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल सके, तो इस पर फोकस किया जाता है। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके लिए भी इतनी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो शूट करने में, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी नॉलेज को भी देखना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए जितना अधिक से अधिक पॉजिटिव कंटेंट होता है हम उतना लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अभी हम और भी करना चाहिए हमें इन दोस्तों के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी पाठशालाओं यानी कि कितनी किसान पाठशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो 121 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। तो सही जवाब आप देखेंगे कि दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसकी स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ना कि 36 को। और उस समय जो आरबीआई एक्ट था वो कौन सा था? 1934, जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अगर भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, और किस सहयोगी देश के द्वारा ये बनाई गई थी? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दुर्गापुर है ये जो है कि आपका ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। किसके सहयोग से बनाई गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से, तो ये गलत है। भिलाई की बात करेंगे तो ये रूस के सहयोग से बनाई गई थी, ये भी गलत है। लेकिन राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। और बोकारो की बात करेंगे तो ये भी रूस के सहयोग से बनाई गई थी। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। और ये तीनों ही स्पेशली ये तीनों स्टार्टिंग के जो थे, मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर तो राउरकेला हो जाएगा, लेकिन ये तीनों जो थे इनकी स्थापना 1955 में की गई, जबकि बोकारो की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, बिमल जालान समिति संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सी रैंकिंग हासिल हुई है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो अगर हम बात करेंगे तो भारत को तीसरी रैंकिंग शामिल हुई है, मतलब तीसरी रैंकिंग जो है कि प्राप्त हुई है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, वहाँ जो है कि वह कहाँ से संबंध रखती है, यानी कि हमारे भारत में वो किस शहर से संबंधित हैं? तो हमारे यूपी के लखनऊ से संबंधित हैं, और इसीलिए यह प्रश्न जो है कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। यह बाजार के लिए उपलब्ध दुग्ध को भी 44% से बढ़ाकर 85% कर देगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओके, और क्यों गलत हो रहा है तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि 44% से बढ़ाकर इसको 65% करेगा, न कि 85%। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं हम लोग, एचपीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के निम्नलिखित कथन कौन से सही है, इस पर बात करनी है। तो हाउसिंग प्राइस जो है एचपीआई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको देखना है। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो शहरी मतलब आवास और शहरी जो मामलों के मंत्रालय हैं उसके द्वारा इसको प्रकाशित नहीं किया जाता है, बल्कि आगे देखते हैं, एचपीआई मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ का एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है, और यह समझौता 2006 में लागू किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इससे क्या होता है, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये पूछा जाता है कई बार, इसको आप लिख लीजिए कि कौन सा ग्राफिक वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दिखाता है। तो एक तरफ मुद्रास्फीति है और एक तरफ बेरोजगारी है, इनके बीच में जो संबंध दिखाता है वो फिलिप्स वक्र दिखाता है। क्या करता है? फिलिप्स वक्र जो है कि इसके बीच में संबंध को बताता है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? ऑपरेशन कायाकल्प के लिए किया है और स्थायी जमा सुधार। अगर अच्छा, ऑपरेशन कायाकल्प क्या है दोस्तों, पता है आप लोगों को? जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो हमारे यूपी में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी बेसिक शिक्षा परिषद में, उन विद्यालयों के कायाकल्प करना, यानी कि वहाँ पे बोर्ड की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, पार्क की व्यवस्था करना, प्लेग्राउंड की व्यवस्था करना और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना, ये सारी चीज़ें प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जो यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसी को हम ऑपरेशन कायाकल्प भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, स्थायी जमा सुविधा योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसे 132 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। आरबीआई से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी परिसंपत्तियों के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावित की गई थी, ये 2014 में प्रस्तावित की गई थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो भारत में मुद्रा संबंधी जो नोटों की निर्गमन प्रणाली है, ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। कितने पे? न्यूनतम कोष प्रणाली। यानी अगर आरबीआई को पैसे छापने हैं, नए पैसे, तो कम से कम उसके पास 200 करोड़ रुपए की जो है कि पूंजी होनी चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए का तो उसके पास होना चाहिए गोल्ड, ठीक है। और लगभग 85 करोड़ रुपए की अगर हम बात करते हैं, 85 करोड़ रुपए का जो है कि उसके पास डॉलर होना चाहिए। तो तब जाके वो जो है कि 200 करोड़ रुपए जब उसके पास न्यूनतम एक रिजर्व होगा, तब आके पैसों को छापेगी और मार्केट में लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 134 है, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते में शामिल है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो मुक्त व्यापार समझौता है, उसमें कौन कौन से देश शामिल है? पहले तो आप इसको इंग्लिश में समझ लीजिए कि इसको नाफ्टा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नाफ्टा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1994 में जो है कि इसको प्रभावी किया गया था। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें आपके यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? तो अनुमानित राजकोषीय घाटा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5.9%। कितना है अनुमानित राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष के लिए? तो 5.9% आपका रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र यानी आईजीआरएस के अंतर्गत पुलिस थानों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों को प्रथम स्थान दिया गया है? तो केवल और केवल 3 पुलिस थानों को जो है कि दिया गया है, जिसमें तीनों ही पुलिस स्टेशन जो है कि आपके वाराणसी से हैं, जिसमें एक तो आदमपुर, दूसरा दशाश्वमेध और तीसरा सिगरा। इन तीनों को ही जो है कि यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो 137 का बी, वाराणसी में जो है कि जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। और आप लोगों को बताना है कि असम के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 432 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है? तो लगभग 28.5 करोड़ जो श्रमिक हैं उनका पंजीकरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय सहायता दी जाती है? तो 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये करके जो है कि इनको 3 बार में दिए जाते हैं। तो ये किसानों को पीएम किसान आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। और आगे बात करते हैं अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जीडीपी अपस्फीतक जो परिभाषित किया जाता है वो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी बटे स्थिर मूल्यों पर जीडीपी इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 141 क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है और यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री जो दुर्घटना बीमा योजना है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों समेत है। वहीं इसमें 23-24 के बजट में 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, आर.एन. मल्होत्रा समिति। आर.एन. मल्होत्रा समिति जिसको 1993 में गठित किया गया था, ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है और इसने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
आगे देखते हैं 143 प्रश्न कौन सा है। भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था और उन्हीं के कार्यकाल में 1881 में शुरू की गई, जबकि पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हमारे भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन 1881 से रेगुलर जो है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 144 प्रश्न नंबर, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो होता है, यानी कि WPI की बात कर रहा है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसका जो बेस ईयर होता है दोस्तों वो 2011-12 रखा गया है। कितना रखा गया है? 2011-12। और आगे चलते हम लोग। अच्छा, CPI की भी आप लोग जान लीजिए। CPI का मतलब होता है जो आपका खुदरा मूल्य होता है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स है, इसका जो आधार वर्ष रखा गया है वो केवल और केवल 2012 है, लेकिन WPI का 2011-12। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा C, 10,000 लगभग स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि न तो नागपुर, न रायपुर, न जमशेदपुर, बल्कि इसका जो आयोजन था दोस्तों वो हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो 146 का हो जाएगा आपका D, क्योंकि लखनऊ में आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 प्रति क्विंटल रखा गया है और किसानों को बायोमेट्रिक के प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी। तो 147 का B सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो धान जो सामान्य ग्रेड का होगा उसको तो मिलेगा 2040 रुपये MSP, और जबकि A ग्रेड का जो होगा उसको मिलेगा 2060 रुपये MSP। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया। जो इंडस्ट्री होती है उसका जो ईयरली जो सर्वे होता है वो 2020 का जो आयोजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो था, कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉस्पी भी कहते हैं, इसके द्वारा आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है 149, क्वेश्चन नंबर 149 है। इसमें कुछ संस्थान है और उनकी स्थापना वर्ष दी हुई है, तो ये आपको मिलान करना है। अगर आप देखेंगे NSE, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। वहीं इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1998 में की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 2002 में की गई। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इसकी स्थापना 2017 में हाल ही में की गई है। तो 149 का हो जाएगा A ऑप्शन, यानी A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। और ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का दोस्तों। लास्ट प्रश्न है इसका कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, पहले तो इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, 2012 से 2017, और यही आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 2014 में ही योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई थी। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, या नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। तो ये आर्थिक पंचवर्षीय योजना थी, मतलब आखिरी। और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो क्या थी? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, यानी कि A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी पूरी सीरीज, जो हमने एक ही वीडियो में पूरे टेस्ट पेपर को कवर किया, इसको पूरे 150 प्रश्न को। और अब हम अगले टेस्ट पेपर को जो है कि कल लेकर आएंगे आपके सामने, वो भी फुल टेस्ट होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।